हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कवर किया जा रहा है, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वह 8वें नंबर का टॉपिक है, जिसमें पढ़ेंगे जलवायु एवं परिवर्तन के बारे में, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है। चलिए, तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले जैसे जिस तरीके से प्रत्येक टॉपिक की एक रूपरेखा देखते हैं, उनकी रूपरेखा देखते हैं, फिर उसके बाद इसके डिटेल में पढ़ेंगे। रूपरेखा के संदर्भ में सबसे पहले देखा जाए तो पहला आता है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत इसके एक परिचय को जानेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर। फिर जलवायु परिवर्तन के संकेतक के बारे में जाना जाएगा। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो प्राकृतिक कारक भी होते हैं, कुछ मानवीय कारक भी होते हैं, तो दोनों कारकों को देखा जाएगा। साथ ही साथ जो पारितंत्र पर इसका इफेक्ट पड़ता है तो उसके बारे में देखा जाएगा। फिर आता है जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव है, तो इसके अलग भिन्न भिन्न जो संदर्भ होंगे उसके संदर्भ में देखा जाएगा कि क्लाइमेट चेंज से किस किस चीज़ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। वैश्विक तापन के संदर्भ में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़ेंगे, और ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में और भी जितनी अन्य गैसें हैं उनके बारे में, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के जो कारक हैं उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर आता है IPCC की जो रिपोर्ट आती है उसके संदर्भ में जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और ये रिपोर्ट कब जारी की जाती है, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर आता है आपका कि जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए क्या रणनीतियाँ होंगी, इसके बारे में, और इस जलवायु परिवर्तन के शमन के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, तो भारत के संदर्भ में भी इसको देखा जाएगा। फिर पढ़ेंगे कार्बन क्रेडिट के बारे में कि क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, कार्बन टैक्स क्या होता है, और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो ये आज के हमारे मेजर टॉपिक हैं, जिसके अंतर्गत आपका ये टॉपिक जो है जलवायु परिवर्तन, इसको कवर किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन को शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आप चैनल पर इस पर जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा 8वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत ये अभी पूरा सीक्वेंस वाइज आपको कवर किया गया है। अगर आपने एकदम भी जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है, तो आप इन लेक्चर को देखकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो जानते हैं इसके सामान्य परिचय को कि सामान्य परिचय जो है वह एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी जो है, क्योंकि पृथ्वी के संदर्भ में ही बात की जा रही है कि पृथ्वी के चारों ओर जो एनवायरनमेंट व्याप्त होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर का पर्यावरण होता है, वह प्राकृतिक पर्यावरण होता है। मतलब कि एक प्राकृतिक पर्यावरण और जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक के तौर पर कार्य करता है। जहाँ पर जैव मंडल जो होता है वह जीवन के अस्तित्व में वायुमंडल में जो गैसें निहित होती हैं उनके कारण ही यह संभव हो पाता है। और वायुमंडल जो है वह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है, क्योंकि जब सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है और उन्हें पृथ्वी तक सतह तक पहुँचने से रोकता है, जिस कारण से भूतल के तापमान में आवश्यकता से अधिक वृद्धि नहीं होती है। तो यह एक फिल्टर की तरह आपका कार्य करता है। तो इस तरीके से ये आपका एक संदर्भ है। अब आता है कि जलवायु परिवर्तन जो है सामान्यतः देखा जाए तो यह ताप, वर्षा, हिम, पवन, पितरूप के आय में हुए परिवर्तन के द्वारा मापा जाता है। तो इसकी मापन किस तरीके से किया जाता है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे होता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ये इसके पीछे का आखिर रीज़न क्या होता है कि इसके संदर्भ में है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके अंतर्गत इन मौसमी घटनाओं के संदर्भ में मापा जाता है कि कुछ जैसे तापमान में क्या फ्लक्चुएशन हुआ, वर्षा किस स्तर पर हो गई है कि कहीं कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, हिम का पिघलना जो एक प्रमुख रीजन माना जाता है, जिससे नदियों के जल स्तर में, समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, और पवन का प्रतिरूप, पवनों की दिशा का जो वेग है वह किस दिशा में हो रही है, मतलब कि अभी जब नॉर्मल स्थिति रहती है तो किस तरीके से पवनों का प्रवाह रहता है, और जब एक क्लाइमेट चेंज की स्थिति होती है तब किस तरीके से ये पवनों का प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो ये एक बड़े परिवर्तन पर इनका जो परिवर्तन होता है तो इसको मापा जाता है, जो कई वर्षों से देखा जाए तो कई वर्षों से मनुष्य द्वारा जीवाश्म ईंधन, जैसे मनुष्य किसके चीज़ का यूज करता है, जैसे जीवाश्म ईंधन के तौर पर कोयला,
तेल प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने और निर्वनीकरण की समस्या, जैसे कि वनों की कार्बन अवशोषण क्षमता का घटना और उसमें संचित कार्बन वायुमंडलीय में निर्मुक्त होने लगती है, तो यह एक निर्वनीकरण होता है जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से भारत के प्राकृतिक संसाधनों के प्रसार एवं उनकी गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है और इससे यहाँ होने वाले लोगों की आजीविका को बुरी तरह से यह प्रभावित कर हो सकती है। तो यह इस तरीके से आता है। अब आता है इसके संदर्भ में कि अब इसके संकेतक के बारे में देखते हैं। एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखा कि जलवायु परिवर्तन क्या है और इसको किस तरीके से इसका मापन किया जाता है कि यह जलवायु परिवर्तन है या नहीं है, तो इनके संदर्भ में आता है। अब आता है जलवायु परिवर्तन के संकेतक के तौर पर देखा जाए तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब से अभी तक जो भी जलवायुवीय घटनाएं हुई हैं, मतलब कि जो भी क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ है उनके आधार पर, मतलब जो परिवर्तन उस टाइम से जो कुछ हज़ार साल पहले हुए थे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उससे अभी तक जो भी जलवायु परिवर्तन में अंतर हुआ है और वह किन साक्ष्यों के आधार पर परिवर्तन का आकलन किया जाता है, एक संकेतक यानी कि एक इंडिकेटर के तौर पर ये कार्य करते हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ डायमेंशन अलग अलग दिखाए गए। पूरा जलवायुविक जो है जो प्लियो क्लाइमेट के संकेतकों के विवरण को इसमें दिया गया, जिसके अंतर्गत पहला आता है जैविक संकेतक, दूसरा आता है भौमिकीय संकेतक, तीसरा हिमीय संकेतक, फिर आता है चौथा विवर्तकीय संकेतक, फिर पांचवा आता है ऐतिहासिक अभिलेख। तो इस तरीके के कुछ संकेतक होते हैं जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जलवायु में किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये संदर्भ जो दिया गया है वह जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से अभी तक के संदर्भ को संदर्भित करता है। तो इसमें आता है कि जैविक संकेतक के तौर पर देखा जाए तो जैविक संकेतक जो होते हैं वह दो तरीके से होते हैं। एक वानस्पतिक संकेतक किस तरीके से और एक प्राणीजात संकेतक। वानस्पतिक संकेतक के अंतर्गत जैसे पौधों में जीवाश्म, पौधों के जीवाश्म का होना, ऑक्सीजन आइसोटोप, वृक्ष के तने में पाए जाने वाले विलय में वृद्धि, तो ये सभी वानस्पतिक संकेतक हैं। फिर आता है प्राणीजात संकेतक जो कि प्राणीजात जीवाश्म और जंतुओं के वितरण एवं प्रसारण के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जैविक संकेतक में दो तरीके से आता है। फिर आता है दूसरा भौमिकीय संकेतक। भौमिकीय संकेतक जो है वह एक तरीके से हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों के निक्षेपण से होता है, कोयला अवसादी निक्षेप से होता है, मृदा के संकेतक से होता है, और जब उच्च अक्षांशों में हिमालयों के आगे बढ़ने और पीछे घटने की घटना होती है तो वहाँ पर अवशेषी चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का ये भौमीय संकेत आता है। फिर आता है इसके बाद हिमीय संकेतक। हिमीय संकेतक जो है एक तरीके से हिमानीकरण के संदर्भ में समझें तो यह भूगर्भीय अभिलेखों से हिमयुग और अंतर हिमयुग में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रकट करता है। नेक्स्ट आता है विवर्तकीय संकेतक जो कि प्लेट विवर्तकी और सागल नितल परिवर्तन के अंतर्गत होता है। प्लेट विवर्तकी में जैसे कि ध्रुवों का भ्रमण होना, महाद्वीपीय प्रवाह होना, पुराचंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण की प्रक्रिया प्लेट विवर्तकी के संदर्भ में देखा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक जिसको कहा जाता है। और दूसरा आता है सागर तल परिवर्तन के संदर्भ में भी यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। ऐतिहासिक अभिलेख को देखा जाए तो जैसे बाढ़ अभिलेख, सूखा अभिलेख, इसके ऐसे कुछ अभिलेख होते हैं जिसके संदर्भ में इसके एक संकेतक के तौर पर इनको प्रमुख तौर पर देखते हैं। तो यह प्रक्रिया एक आपकी जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से अभी तक जिन जिन संकेतकों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत ही प्रमुख संकेतक आते हैं। चलिए तो अब हमारी इस श्रृंखला का नेक्स्ट टॉपिक आता है जलवायु परिवर्तन के बारे में, जो कि उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जलवायु परिवर्तन देखा जाए तो एक तरीके से यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, मतलब कि यह प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है कि तुरंत ही इफेक्ट कर जाए। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक तरीके से हो। जैसे कि देखा जाए कि औद्योगिकरण से पहले इस प्रक्रिया में मानवीय कारकों की भूमिका कम होती थी, लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण की प्रक्रिया आई, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन हुआ, उससे वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा और प्रदूषण की गंभीर समस्या सामने आई हुई। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत जो प्रभावित करने कारक हैं उसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक आते हैं। जिसमें प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है कि जैसे कि जब वायुमंडल में
अस्थिरता की दशा में रहता है, मतलब कि जब वायुमंडल में कोई स्थिरता नहीं होती है उस स्थिति में रहता है, जिस कारण से मौसम और जलवायु में समय एवं स्थान के संदर्भ से एक अल्पकालीन से लेकर दीर्घकालीन में परिवर्तन होते हैं। मतलब कि छोटे छोटे परिवर्तनों से लेकर बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन हजारों वर्षों तक स्थायी होते हैं और यह जो प्रक्रिया होती है वह अत्यंत धीमी गति से घटित होती है। जैसे कि पहला देखा जाए तो सौर विकिरण में विभिन्नता का होना। सौर विकिरण में विभिन्नता किस तरीके से होती है? जैसे कि पृथ्वी की जो कक्षीय स्थिति में बदलाव होता है, पृथ्वी जो है उसकी जब कक्षीय स्थिति में बदलाव होता है तो उस परिवर्तन के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाला जो सूर्य तप है उसकी मात्रा घटती बढ़ती है। जब मतलब कि जब पृथ्वी रोटेट कर रही है, इस तरीके से घूम रही है, तो जो एक सौर विकिरण की जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसके अंतर्गत उसमें घटने बढ़ने की एक स्थिति होती है। सौर्य विकिरण जो होता है वह एक दीर्घकालिक वृद्धि होने से वायुमंडल में गर्मी पैदा करता है और ये गर्म जलवायु ही जो होती है जो हिमचादरों और हिमनदों के पिघलने में सहायक होती है। तो इस तरीके से आता है। अब आता है दूसरा सौर कलंक या सूर्य पर काले चक्र का होना, कि सूर्य के काले धब्बे की संख्या बढ़ने लगती है। इसके कारण जो इसकी सौर कलंक की जो सक्रियता है वो वृद्धि होती है, जिसके कारण से सौर विकिरण की मात्रा में भी वृद्धि होती है, जो धरातलीय सतह और उसके वायुमंडल में एक ऊष्मन को पैदा करती है। तो इस तरीके से आता है। फिर आता है ज्वालामुखी उद्भेदन। ज्वालामुखी उद्भेदन होता है कि यह जो धूल, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उस टाइम पे धूल और राख निकलते हैं, जो लघु तरंग सौर्य विकिरण के कुछ भाग को निचले वायुमंडल में प्रकीर्णन, परिवर्तन व अवशोषण द्वारा क्षय कर देते हैं और जिसके फलस्वरूप धरातलीय सतह पर पहुंचने वाला सौर्य विकिरण जो होता है वह कम होता है और निचले वायुमंडल का तापमान जो होता है वह पृथ्वी की सतह पर मौसमी एवं जलवायु को भी नियंत्रित करता है, जिसके कारण पृथ्वी का शीतलन के कारण बनता है। फिर आता है पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन। जैसे कि पृथ्वी की कक्षा जो देखी जाए तो वह दीर्घवृत्ताकार तरीके से, किस तरीके से है पृथ्वी की कक्षा? दीर्घवृत्ताकार करी से, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी का अंतर वर्ष भर परिवर्तित होता है तो पृथ्वी की कक्षा में यह धीमा परिवर्तन एक अग्रगमन या प्रोसेसन कहलाता है। जहाँ पर यह अग्रगमन होता है वहाँ तापमान में वृद्धि और कमी दोनों के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि एक जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। फिर आता है वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन। यह एक तरीके से ऐसा परिवर्तन होता है कि वायुमंडल में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प आदि जो होते हैं इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इनके उत्सर्जन से जैसे प्राकृतिक कारक भी सम्मिलित होते हैं और प्रकृति के द्वारा निर्मित इन गैसों में असंतुलन से विभिन्न चक्रों द्वारा भी संतुलन होता रहता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। अब आता है लास्ट इसका महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन जो होता है वह एक तरीके से वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत, हैरी हेस के सागर नितल प्रसरण और मॉर्गन के प्लेट विवर्त के सिद्धांत की जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी व्याख्या में सहायकता करता है। तो इस तरीके से होता है। अब आता है कि इसके मानव जनित कारकों के संदर्भ में देखा जाए तो मानव जनित कारकों में आता है कि जो जैसे कि जब मानव जो भूमि उपयोग में मानव जनित कारकों जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण, औद्योगिकरण के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, तो इस तरीके के जो जलवायु परिवर्तन है वह मानव जनित परिवर्तन की एक समस्या है, जहाँ पर समस्त क्रियाओं से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उसके मानव अपने आर्थिक उद्देश्यों एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति से भी छेड़खानी करता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है और यह समस्या बढ़ती है। जैसे कि संसाधनों का दुरुपयोग होना, नगरीकरण और तीव्र औद्योगिकरण, ईंधन का ह्रास जैसे कि जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग करना, बड़े पैमाने पर भू उपयोग में बदलाव जैसे कि निर्वनीकरण करना। फिर आता है कि वातावरण में CO2 आदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होना, समताप मंडल का जो ओजोन छिद्र है मतलब ओजोन ह्रास को होना और तापमान में वृद्धि होना, इसके अंतर्गत इसके कुछ मानव जनित कारण होते हैं। अब आता है हमने इसके अंतर्गत इसके मानव जनित और प्राकृतिक दोनों कारक देखे। अब जानते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, जिसके कारण जो कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरीके के कारक होते हैं। क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो है वह एक तो प्राकृतिक तरीके से होता है, एक मानवीय तरीके से होता है। तो अगर हम किसी चीज़ को भी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें मानव के संदर्भ में भी देखना है, जैसे कि हम हैं
हम एनवायरनमेंट को किस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं, किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत देखा जाए एक सीक्वेंस वाइज की क्रिया, एक भी क्रिया को, तो हमें एक क्रिया जो जिस संसाधनों का हम उपयोग करते हुए हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो उसमें कितनी ऊर्जा की हानि होती है, कितनी ऊर्जा की खपत होती है और किस तरीके की ये प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। तो इसका एक एनालिसिस होता है कि आप अगर कोई चीज़ यूज कर रहे हैं या फिर आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके की प्रक्रिया पहले होती थी बट अभी नहीं है, कि क्लाइमेट चेंज का डिफरेंसेस है, तो ये आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। और नेचुरल जो प्रक्रिया होती है वह दीर्घकालिक होती है, जो धीरे धीरे तो होती है लेकिन वो एक स्थायी प्रक्रिया होती है, जो अत्यंत धीमी होती है, जो छोटे से लेकर बड़े स्तर पर भी होती है। तो इस तरीके से ये परिवर्तन भी होते हैं। अब प्रभाव भी देखे जाए तो प्रभाव भी इसमें दो तरीके से होगा। तो पहले तो प्राकृतिक प्रभाव को देखेंगे, फिर मानव निर्मित प्रभाव देखेंगे कि मानव के द्वारा कौन कौन से प्रभाव देख रहे हैं। कि प्राकृतिक प्रभाव के अंतर्गत आता है जैसे कृषि पर प्रभाव। कृषि के प्रभाव में जैसे कि भूमि संसाधन पर प्रभाव होना, जैसे रोपण एवं कटाई में परिवर्तन, समुद्री जल स्तर बढ़ने से कृषि योग्य भूमि की कमी होना, खरपतवार एवं कीटों की वृद्धि होना, फसल तंत्र में कृषि तंत्र में परिवर्तन होना। खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव जैसे कि कृषि, आहार और मत्स्य। पारितंत्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव आता है जैसे कि जलवायु परिवर्तन की असीम जैव विविधता ह्रास की क्षमता होती है। विशिष्ट जाति और उनके पारितंत्र दोनों प्रभावित होते हैं और भारत में प्राकृतिक पारितंत्र की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, चाहे वह वन हो या आर्द्रभूमि या समुद्री क्षेत्र हो। समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है जिससे तापीय फैलाव की समस्या देखने होती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि से जल भी फैलता है और यह तापीय फैलाव का कारण बनता है। बर्फ़ की चादरें पिघलती हैं, ग्लेशियर भी पिघलने लगते हैं समुद्री जल स्तर के बढ़ने से। तटीय क्षेत्रों का प्रभाव देखने को मिलता है जैसे कि विश्व स्तर पर देखा जाए तो यह सागर तल में वृद्धि होने से खारा पानी मीठे भूजल में मिल जाता है, जिससे पेयजल की उपलब्धता और सिंचाई दुष्प्रभावित होती है। भारत के स्तर में देखा जाए तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि से महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात जैसे जो तटीय राज्य वहाँ ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है। मतलब कि जो तटीय राज्य वहाँ ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि समुद्री जल स्तर जब बढ़ेगा तो इससे इन जो राज्य हैं उनके डूबने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो भी तटीय क्षेत्र को होंगे उनको प्रभावित करेंगे। और अत्यधिक कठोर एवं मौसमी घटनाएं होती हैं और वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से ये इसके प्राकृतिक कारण हैं। चलिए तो मानव जनित कारणों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है जैसे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं बीमारियाँ जैसे मलेरिया, तापाघात होना, कृषि एवं भोजन सुरक्षा तथा आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, पारितंत्र या जैव विविधता पर प्रभाव, जल के लिए तनाव एवं जल असुरक्षा का होना और अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर प्रभाव और बाढ़ के कारण जल के प्रदूषित होने से हैजा जैसी बीमारियां होना। तो इस तरीके की ये समस्याएं मानव के स्वास्थ्य पर या मानव जनित कारकों से यह पैदा होती हैं। अब आता है नेक्स्ट वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि सामान्यतः तो हम भाषा में प्रयोग करते ही हैं आए दिन कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरीके की प्रक्रिया हो रही। तो आखिर ये होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग जो है वह वैश्विक स्तर पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण और ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो रहा है, जो कि भूमंडलीय ऊष्मन और उससे जनित भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन के रूप में विश्व के समक्ष समस्या उत्पन्न करती है। और ये क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब वातावरण के औसत तापमान में जो वृद्धि होती है वह भूमंडलीय तापन कहलाती है और इसके कारण वैश्विक जलवायु में परिवर्तन होता है। और मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित जो हरित गृह गैसें होती हैं उनके वृद्धि से यह उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहा जाता है। तो यह इस तरीके से यह वैश्विक तापन होता है। अब आता है हरित गृह के बारे में कि आखिर हरित गृह होता क्या है। हरित गृह जो देखा जाए तो इसमें एक डायग्राम के तौर पर आपको समझाया गया है कि हरित गृह जो है एक भवन की तरह होता है। किस तरीके से है ये एक भवन के तरीके से है, जहाँ पर एक ये शीशे की दीवार, यहाँ इसके चारों तरफ शीशे की दीवार बनी रहती है, शीशे की दीवार बनी रहती है। यहाँ जो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा ठंडी देशों में इन हरित गृह में पौधे उगाने का कार्य किया जाता है। जो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इसमें पौधे उगाने का कार्य किया जाता है, क्योंकि बाहरी तापमान के निम्न रहने के बावजूद इस पर हरित गृह से तापमान में वृद्धि रहती है। अब आता है कि इसमें हरित गृह प्रक्रिया कार्य कैसे करती है। जैसे कि ये यहाँ पर सूर्य है,
यहाँ सूर्य के द्वारा जो एक लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्रकाश पृथ्वी पर पहुँच रहा है। तो ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में पहुँच रहा है, जो कि एक जो सीसा युक्त जो आप परत है वह इस प्रवाह से आसानी से गुजर जाता है, और जो कि दृश्य प्रकाश के तौर पर होती है, जो सूर्य से प्राप्त होती है। लघु तरंग दैर्ध्य शीशे और हरित ग्रह गैसों से यह होकर गुजर के आराम से चली जाती है। अब आता है दूसरा, इसी के अंतर देखा जाए तो जब ये पृथ्वी पर प्रकाश आ तो जाता है, लेकिन इसमें परावर्तित भी होना चाहिए। मतलब ये परावर्तित मतलब कि जो प्रकाश है वह भी होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रकाश आएगा तो पृथ्वी को गर्म करेगा। पृथ्वी को गर्म करेगा तो वह इस पर एक इफेक्ट डालेगा। जब वह इफेक्ट डालेगा तो हमारे मानवीय जो क्रियाकलाप हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर ये इफेक्ट एक तरीके से जलवायु पर ये प्रभाव डालेगा। अब आता है कि यह जो प्रकाश यहाँ से जब वापस होता है, जब यह प्रकाश को वापस होता है तो ऊपर जाके यह वापस मुड़ जाता है। मतलब कि जाता तो है लेकिन फिर वहीं वापस लौट के आता है। अब ये जब प्रकाश वहीं वापस लौट के आता है तो उस कारण से जो प्रकाश है, जैसे कि अवरक्त प्रकाश है जो ताप के रूप में, वह दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है। मतलब ये दीर्घ तरंग दैर्ध्यों में होता है, जिसमें कुछ तो वापस गुजर नहीं पाता है और कुछ पुनः वापस लौट कर आ जाता है। तो ये दोनों ही स्थिति होती है कि कुछ तो वापस हो जाता है, कुछ नहीं लौटता है। तो इस तरीके से होता है। एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी पर ही यह तापमान की जो प्राकृतिक रूप से जो हरित गृह गैसें हैं, वह उसके लिए हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी की सतह गर्म ही रहती है। जब उसमें इस तरीके का एक तापांतर इसमें निर्मित हो जाता है तो इसमें इस तरीके से एक तापमान को वृद्धि करती है और प्राकृतिक संतुलन को यह बिगाड़ती भी है। तो इसमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि एक प्राकृतिक तौर पे है। फिर पृथ्वी के संदर्भ में एक पृथ्वी के डायग्राम को देखा जाए तो पृथ्वी में जैसे कि इस तरीके से ये सूर्य का प्रकाश है, ये इसके वातावरण, पृथ्वी की ये सतह है, इसके चारों तरफ ये वातावरण को बनाया गया है। ये यहाँ पर आपका वातावरण है। क्या है? ये वातावरण है। तो यहाँ किस तरीके का वातावरण है, इनके संदर्भ में है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरीके से कार्य करता है। कि जब सूर्य के द्वारा कुछ विकिरण पृथ्वी को द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तो यह पृथ्वी को गर्म कर देती हैं, और जब ये अवरक्त विकिरण जो होती हैं, जब ये किरणों को वापस निकलती हैं तो कुछ तो इसमें वापस निकल जाती हैं, कुछ वापस नहीं निकलती हैं, और ये कुछ को अवशोषित कर लेता है, कुछ को छोड़ देता है, और यह पृथ्वी की सतह को गर्म करने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है, जिसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। अब आता है इसके संदर्भ में देखा जाए तो आखिर ग्रीन हाउस गैसें होती क्या हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वह हरित गृह गैसें एक तरीके से वातावरण में उन गैसों से होता है उनका संबंध जो कि प्राकृतिक एवं मानवजनित दोनों होती हैं। यह अवरक्त विकिरणें जो होती हैं वह अवशोषित तो कर लेती हैं लेकिन उसे पुनः भी छोड़ती हैं। मतलब जो अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करने के बाद भी पुनः छोड़ती हैं। चलिए तो एक एक करके कुछ इन किरणों के बारे में जानते हैं कि ये किस तरीके से होती हैं। सबसे पहले तो आता है जलवाष्प। जलवाष्प जिसे वाटर वेपर कहा जाता है, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाला घटक है। इस घटक से विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न तापमान रहता है और ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा भी घटती जाती है। कि जब भी आप ऊंचाई की ओर जाएंगे तो यहाँ जो जलवाष्प होगा उसकी मात्रा घट जाएगी। और इसके अलावा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जब जाते हैं तो इसमें हमें जो एक जाने पर इसमें एक कमी महसूस होने लगती है। और जलवाष्प में सूर्य के कुछ अंश को ग्रहण कर धरातल पर सूर्यताप की मात्रा को कम करता है, जो कि पार्थिव विकिरण को अवशोषित करके CO2 की भांति हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। और मानव जलवाष्प उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि यह एक तरीके से जलवाष्प की मात्रा को उत्सर्जन नहीं करती है, जिससे वातावरण में सांद्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाए। तो ये जलवाष्प इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट आती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जो कि CO2 है। यह वैश्विक तापमान में 60% हिस्सेदारी रखती है, जिसमें प्राथमिक गृह गैस आती है जो कि मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। और प्राकृतिक रूप से यह पृथ्वी के कार्बन चक्र जैसे कि कार्बन वातावरण, समुद्र, मृदा, वनस्पति और जीवों के बीच प्राकृतिक प्रवाह के रूप में मौजूद होती है। तो इस तरीके से होता है। अब आता है नेक्स्ट गैस मीथेन के बारे में, जो कि वैश्विक तापमान में 20% योगदान रखती है। मीठे जल वाली आर्द्र भूमि से मीथेन का उत्सर्जन होता है।
और यह उत्सर्जन जो है वह कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन के अभाव में अपघटन होने से मीथेन का उत्पादन होता है। जैसे कि कुछ और रीजन भी होते हैं, जैसे कि दीमक सेलुलोज के पाचन से मीथेन का उत्पादन होता है। बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में और कच्छ क्षेत्रों में मीथेनोजन जीवाणु द्वारा अनाक्षिक क्रिया के कारण मीथेन का उत्पन्न होता है। चरने वाले जानवर जैसे कि गाय, बैल, भेड़ द्वारा भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कोयला खनन एवं तेल एवं प्राकृतिक गैस जो होती है उसके खनन से मीथेन के उत्सर्जन के एक अन्य स्रोत होते हैं। तो ये प्रमुख रीजन होते हैं जिससे मीथेन का उत्सर्जन होता है। अब नेक्स्ट गैस आती है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड के संदर्भ में, जो कि पृथ्वी में नाइट्रोजन चक्र के तौर पर वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है, जो कि वैश्विक स्तर पर 6% योगदान देती है, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट फ्यूलेटेड गैस के बारे में। इसके अंतर्गत जो गैसेस होती हैं यह 3 तरीके की गैस होती हैं, जो कि वैश्विक तापमान में 14% योगदान देती हैं। यह गैसें सबसे प्रबल एवं दीर्घजीवी प्रकार की हरित गृह गैसें होती हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्सर्जित होती हैं। इसमें 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला तो आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दूसरी आती है परफ्लोरोकार्बन और तीसरी आती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होती है वह ओजोन विघटनकारी गैसों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के संदर्भ में प्रतिस्थापन के द्वारा इन्हें लाया गया था। और इस गैस के द्वारा जो ओजोन विघटन नहीं होता है, इसके द्वारा कोई ओजोन विघटन नहीं होता है और इसके प्रयोग को देखा जाए तो यह एक शीत प्रशीतक के तौर पर उपयोग होती है। एरोसॉल नोदक में, विलायक और अग्निशमन यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है परफ्लोरोकार्बन के बारे में। परफ्लोरोकार्बन जो है वह ऐसे यौगिक होते हैं जो विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में सह उत्पाद होते हैं, जो एल्यूमिनियम उत्पादन एवं अर्धचालकों के निर्माण से जुड़े होते हैं, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की तरह परफ्लोरोकार्बन की भी दीर्घतर वातावरणीय जीवन में अवधि और उच्च वैश्विक तापमान की क्षमता होती है। अब आता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड मैग्नीशियम प्रक्रिया एवं अर्धचालकों के निर्माण में प्रयुक्त होती है, जो कि रिसाव के साथ रिसाव की खोज हेतु प्रयोग की जाने में आने वाली एक खोजी गैस के तौर पर भी कार्य करती है। और इसका उपयोग देखा जाए तो यह विद्युत उपकरणों में सर्किट ब्रेकर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख गैसें हैं जिसमें ये 3 प्रमुख गैसें होती हैं। ये हरित गृह गैसों के अंतर्गत गैसें रहीं। अब जो वैश्विक तापन होता है तो उसके कुछ कारक होते हैं जिसके कारण ये एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो पहला देखते हैं इसके अंतर्गत काला कार्बन या ब्लैक कार्बन के बारे में। ये जो शब्दावलियों से रिलेटेड आपको इस कारण से बताया जा रहा है क्योंकि जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ब्लैक कार्बन क्या है, ब्लैक कार्बन के संदर्भ में आपका दे दिया जाता है तो 3-4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, तो इस तरीके से आपको बताना होगा। तो अगर आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उसके बारे में जानते हैं तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ब्लैक कार्बन जो होता है वह एक गैस ना होकर ठोस कण या एरोसॉल होता है, जिसे सामान्य रूप से कालिक के नाम से या सूट के नाम से जाना जाता है। तो यह किस तरीके का होता है? यह गैस ना होकर एक ठोस रूप में एरोसॉल होता है और यह एक पार्टिकुलेट मैटर का एक अवयव होता है जहाँ पर जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन के द्वारा यह उत्पन्न होता है। और इससे जो काला कार्बन से एक प्रदूषण भी उत्पन्न होता है, जो कि ईंधन के जलने से जो छोटे छोटे कण उत्सर्जित होते हैं। और सूट क्या होती है? एक कालिक होती है जो कि कोयला, डीजल ईंधन, बायोफ्यूल और अन्य घरों से जो बाहर निकलने वाले बायोमास के जो अपूर्ण दहन होता है उससे यह कालिक निर्माण होती है, जिसे सूट कहा जाता है। तो इस तरीके से ये ब्लैक कार्बन होता है। दूसरा आता है भूरा कार्बन। भूरा कार्बन जो है वह एक तरह का एरोसॉल है जो कि प्रकाश को अवशोषित करने वाला कार्बनिक पदार्थ भी होता है और इसका रंग भूरा एवं पीला बायोमास के जलने और औद्योगिक उत्सर्जन के और जीवाश्म ईंधन के दहन आदि से होता है। तो ये ब्लैक कार्बन और आपके ब्राउन कार्बन के संदर्भ में होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आईपीसीसी के बारे में। आईपीसीसी के बारे में देखा जाए तो आईपीसीसी जो है वह जलवायु परिवर्तन में होने वाले प्रमुख वैज्ञानिक प्रभावों के संदर्भ में आता है।
यह वैज्ञानिक तरीकों से एक आकलन किया जाता है जिसे IPCC या इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट या जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल होता है। यह जो पैनल है इसका गठन 1988 में UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ताकि विश्व की सरकारों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भविष्य के जोखिम के संबंध में वैज्ञानिक आकलन उपलब्ध कराए जा सके। तो इसके संदर्भ में इसका स्थापना की गई थी। यह इसका एक सचिवालय के संदर्भ में देखा जाए तो IPCC के कार्यों एवं सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करता है और यह WMO तथा UNEP द्वारा स्थापित है और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी सदस्यता में जो मेंबर होते हैं वह सदस्य संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी निकाय की हैसियत से इसकी सदस्यता में UN एवं WMA के सभी सदस्य हेतु यह खुली होती है, जिसमें वर्तमान में कुल 195 देश होते हैं। यह एक मूल्यांकन रिपोर्ट अपनी जारी करती है जिसमें नियमित तौर पर जलवायु परिवर्तन में वैज्ञानिक रिपोर्ट होती है जो यह जारी करती है, जिसमें जो प्रथम रिपोर्ट है वह 1990 में जारी की गई थी। जिस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन की चुनौती को रेखांकित किया गया था और जिसके परिणामों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति पर भी आवश्यकता हुई थी। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट जो है वह एक विभिन्न तरीकों से जारी की जाती है, जिसके कुछ भाग भी होते हैं जिसमें कोई पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे भाग में भी इनको अलग अलग तरीके से इस रिपोर्ट का आकलन किया जाता है। तो इस तरीके से IPCC के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है और रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपके नए नए पॉइंट होंगे जो अभी हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी तो इसके पॉइंट आउट करके आपको करंट अफेयर में कवर करा दिया जाएगा। अब आता है इसके संदर्भ में नेक्स्ट कि जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए रणनीतियाँ क्या है, मतलब कि मिटिगेशन स्ट्रेटजिक टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्या होता है। यह जो है वह जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु UNFCCC एवं क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जवाबदेही को दर्शाता है, जिसके तहत राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार की स्थापना और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु भविष्य के प्रयासों के आधार पर प्रदान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का निर्माण आदि के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु रणनीतियों में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रौद्योगिकी एवं उपाय भी उपलब्ध हैं। जैसे कि ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें उन्नत आपूर्ति एवं वितरण कुशलता, नाभिकीय शक्ति, नवीनीकरण ताप एवं शक्ति, गैस और बायोमास होता है। परिवहन के संदर्भ में आता है कि इसमें ज़्यादा ईंधन सक्षम वाहन, स्वच्छ ईंधन वाहन होते हैं। भवन में आता है कि यह ज़्यादा सक्षम विद्युत उपकरण, गर्म एवं ठंडा करने वाले पर्यावरण अनुकूल उपकरण और उन्नत घरेलू चूल्हा होते हैं। इसके अंतर्गत कृषि में मृदा कार्बन संग्रहण में वृद्धि करने हेतु फसल चराई हेतु भूमि प्रबंधन होता है। वानिकी एवं वन के संदर्भ में आता है इसमें वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण, वन प्रबंधन, निर्वनीकरण में कमी देखने को मिलती है। कचरे के संदर्भ में जैसे कि भूमि भराव होना, मीथेन पुनर्प्राप्ति, कचरे से ऊर्जा प्राप्त करना, इस तरीके की ये स्थिति जलवायु के संदर्भ में देखी जाती है। भारत में स्थिति को देखा जाए तो यह स्थिति भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तर विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तर से कभी ऊपर नहीं जाती है और यहाँ भारत निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में बने रहने का प्रयास भी करेगा, इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है कि इसमें भारत की उत्सर्जन कटौती में बाध्यकारी लक्ष्यों को नहीं अपना सकती है क्योंकि इसमें गरीबी उन्मूलन की अनिवार्यता को देखा जाए तो यह वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार, जो कि सुरेश तेंदुलकर समिति के आंकड़ों के अनुसार 21.9% जनता अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है और 24% लोगों को बिजली की पहुँच नहीं है और हर मानव का एक वैश्विक संसाधनों पर समान अधिकार होता है। तो इस तरीके से ये इसके एक समन्वयक रणनीति के तौर पर एक संबंध के संदर्भ में ये प्रमुख इसके पॉइंट है। अब आता है कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जैसे कि कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, इस तरीके की शब्दावलियाँ होती हैं जिससे कुछ प्रश्न आते हैं। अब कार्बन क्रेडिट को पढ़ने के पहले आखिर ये जान लेते हैं कि ये जो अवधारणा है आखिर कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, जो कि पर्यावरणीय चिंता का विषय बना हुआ है। और ये होता क्या है, इसमें क्या डिसाइड किया जाता है, क्या ये एक पैमाना होता है। कार्बन क्रेडिट जो है वह UNFCCC के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स फर्स्ट में शामिल विकसित देशों को हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 2012 तक कमी लाते हुए 1990 के स्तर में 5.2% की कमी लाना था।
तो इसमें 2012 में डिसाइड किया गया था एनेक्स फर्स्ट, एनेक्स सेकेंड और एनेक्स थर्ड। एनेक्स फर्स्ट में आपके विकसित देश आते हैं, एनेक्स सेकेंड में विकासशील देश और एनेक्स थर्ड में अल्प विकसित देश आते हैं। तो एनेक्स फर्स्ट मतलब कि विकसित देशों के अंतर्गत इसमें कहा गया था कि औद्योगिक देशों को हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में, जो कि हरे ग्रीन हाउस गैसें जो भी उत्सर्जन हो रही है, तो वह एनेक्स फर्स्ट के देशों के अंतर्गत कहा गया कि 2012 तक, जो 1990 के स्तर से देखा जाए तो 2012 तक इसमें टोटल 5.2% के टेम्परेचर की, इस वैश्विक तापमान की इसमें कमी लाना है। इसके लिए उत्सर्जन लक्ष्य एवं सीमा निर्धारित की गई जिनको प्रवृत्ति बाध्यकारी थी, और इस प्रोटोकॉल में देशों को अपने लक्ष्य के पहले राष्ट्रीय उपायों द्वारा इसे पूरा करना था। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान की गई थी, और यह प्रोटोकॉल ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक अतिरिक्त उपाय भी प्रस्तावित किया था जिसे बाजार आधारित तंत्र या मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म कहा जाता है, जिसमें पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार जिसे इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग या IER कहा जाता है। दूसरा आता है स्वच्छ विकास तंत्र या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तीसरा आता है संयुक्त क्रियान्वयन जैसे कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं, और इसी की ही तीनों तंत्र जो विकसित किए गए, इन्हीं के साथ ही एक कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को निर्मित किया गया, जो कि वर्तमान में एक कार्बन क्रेडिट के प्रतिरूप को देखने को मिलता है। कार्बन क्रेडिट जो है एक तरीके से देखा जाए तो एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र होता है। प्रमाण पत्र या आज्ञा होती है जिसमें 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन की क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों जिनकी मात्रा 1 टन के बराबर हो के उत्सर्जन का अधिकार देता है। तो मतलब कि इसमें जो कार्बन क्रेडिट है वह एक तरीके से इसके उत्सर्जन के अधिकार से संदर्भित है। कौन कौन से उत्सर्जन के अधिकार? वे उत्सर्जन के अधिकार जो कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी जैसे कि CO2 तो करती ही है, और भी अन्य गैसें जो होती हैं वह 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में एक उत्सर्जन के अधिकार को प्रोवाइड करती हैं, जिसमें एक कार्बन क्रेडिट का एक तरीका होता है कि ये संस्थाएं जो होती हैं उसके कार्यों के लिए जो कार्य जो दिए जाते हैं उनमें कार्बन उत्सर्जन के मानक स्तर के कम और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती हैं, जिसे कार्बन क्रेडिट अर्जित करता है, और जिसके जो अनुमति होती है वह उत्सर्जन सीमा से अधिक उत्सर्जन की अनुमति देता है। और 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल में इसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लिए नियम भी बनाए गए थे। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन ट्रेडिंग के बारे में। कार्बन ट्रेडिंग जो है वह खरीद एवं बिक्री की कार्बन ट्रेडिंग होती है। यह अर्थव्यवस्था के अंतर तथा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के रूप में भी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1970 के दशक में सबसे कार्बन ट्रेडिंग थ्योरी दी हुई थी। कार्बन ट्रेडिंग थ्योरी जो है जिसका उद्देश्य कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और इसके उद्योगों को प्रोत्साहित भी करना है। कार्बन ट्रेडिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला आता है उत्सर्जन व्यापार, जो कि उन देशों की अतिरिक्त कार्बन क्षमता जिन्होंने जो प्रदत्त उत्सर्जन सीमा से कम उत्सर्जन कर हासिल कर लिया हो उन देशों को बेचने की अनुमति प्रदान करता है और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है। दूसरा आता है समायोजन व्यापार, जो कि कार्बन ऑफसेट किसी अन्य स्थान पर हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु एक वित्तीय प्रोत्साहन है, जो कि एक प्रकार का कार्बन क्रेडिट होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंतर्गत कार्बन टैक्स के बारे में। एक कार्बन टैक्स क्या होता है? कार्बन टैक्स एक खुला शुल्क होता है जो कि हरित गृह गैस प्रदूषण खासकर जीवाश्म ईंधन द्वारा जो उत्सर्जन होता है उन पर लगता है। कार्बन टैक्स UNFCCC के उपभाग 6 के सब क्लॉज फर्स्ट ए में वर्णित है। कार्बन टैक्स शब्द का प्रयोग विभिन्न देशों द्वारा किया जाता है और भारत कार्बन सब्सिडी प्रशासन में कार्बन करारोपण प्रणाली की तरह उन्मुख हो रहा है। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया होती है। अब आता है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज या NAPCC के बारे में। यह योजना जो है वह इसको भारत में सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूलित करने तथा देश के विकास पथ की पारिस्थितिकी सततता को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति की आवश्यकता है।
यह नीति जो है वह 2008 के जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना को शुरू की गई थी और यह उन उपायों की पहचान की गई है जो विकास संबंधी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की समस्या में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सह लाभ की भी उपलब्ध कराता है। तो इसके लिए एक जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना को निर्माण किया गया था जो कि एक इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करता है। अब आता है कि राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कुछ टोटल 8 राष्ट्रीय मिशन रहे हैं जो कि निम्न तरीके से हैं, जिसमें पहला आता है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा आता है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, तीसरा आता है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, चौथा आता है राष्ट्रीय जल मिशन, पाँचवा आता है छठा आता है राष्ट्रीय हरित मिशन, सातवां आता है राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन और आठवां आता है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान मिशन इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो मिशन है ये विभिन्न तरीके से एक राष्ट्रीय योजना के संदर्भ में इसमें कार्यात्मक तौर पर भूमिका को निभाती है, जिसमें जो राष्ट्रीय सौर मिशन को एक नवीनीकरण और गैर जीवाश्म विकल्पों में की पूर्ति करता है, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इसमें योगदान को बढ़ाता है। और इसकी शुरुआत जो है इस राष्ट्रीय सौर मिशन की, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय सौर मिशन जनवरी 2010 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना था, इसके अंतर्गत था। अब इस सौर मिशन को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? एक तरीके से देखा जाए तो भारत जो है वह उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ पर सूर्य की तेज रोशनी की पर्याप्त उपलब्धता होती है, जिस कारण सौर ऊर्जा की भावी ऊर्जा स्रोत के रूप में यह काफ़ी संभावनाएं होती हैं। तो जिस कारण से यह सौर ऊर्जा को और समर्थन देने के संदर्भ में सौर विकिरण को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो इनके संदर्भ में कुछ नई प्लान बनाए गए हैं, इस तरीके का था। अब राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन को भी 2001 में केंद्र सरकार द्वारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी और राज्यों में नामनिर्दिष्ट संस्थागत तंत्र के माध्यम से ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन पर यह कानूनी आदेश मुहैया कराया गया था। इस कानूनी आदेश में कुछ मंजूरी दी गई थी और कुछ पहलों को भी शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन के अंतर्गत इसमें भवनों में ऊर्जा बचत सुधारों, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने के माध्यम से पर्यावास को सतत बनाने के लिए सतत पर्यावास मिशन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन को जल संरक्षण, जल की बर्बादी कम करने और राज्य के अंदर और बाहर उचित जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन को लागू किया गया था। हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए जिसकी मंजूरी को 28 फरवरी 2014 को दी गई थी, जहां पर हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पारितंत्र को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा हेतु प्रबंधन के उपाय विकसित करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया था। क्योंकि हिमालय जो है वह 12मासी नदियों का प्रमुख स्रोत है, जिसके अंतर्गत जो भी इस समस्या के अंतर्गत जलवायुविदों और कुछ जियोलॉजिस्ट जो है यानी ग्लेशियर के जो स्पेशलिस्ट हों उनके और अन्य विशेषज्ञों को संयुक्त प्रयासों से इनकी आवश्यकता कुछ ध्यान में रखकर इसका शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, जो हरित भारत मिशन को एक संदर्भ में देखा जाए तो जो इसके तहत कार्बन सिंक सहित पारितंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए हरित भारत नामक एक राष्ट्रीय मिशन को 20 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था, एक राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के तौर पर। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इस मिशन में भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन के प्रति और प्रभावी बनाने के लिए कार्यनीति बनाई गई थी। और राष्ट्रीय जलवायु पर कार्यनीतिक ज्ञान मिशन जो है वह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के सहित अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तंत्रों के वैश्विक समुदाय में सूचीबद्ध करने तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों एवं प्रक्रियाओं की पहचान करने के संदर्भ में एक रणनीतिक ज्ञान मिशन की परिकल्पना की गई थी। तो यह राष्ट्रीय कार्य योजना तक के अंतर्गत ये टोटल 8 मिशन है। यहाँ पर यह हमारा टॉपिक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फिनिश होता है। क्लाइमेट चेंज से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे थे इनमें इसको कवर किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।